हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th का अभ्यास 7 पढ़ने जा रहे हैं। और क्या नाम है उस चैप्टर का? त्रिभुज। और त्रिभुज का हम पहले आज का जो हमारा क्लास है वो इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुज क्या होते हैं, मतलब त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, और त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके लिए कितनी कसौटियाँ होती हैं। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि त्रिभुज क्या है। ठीक है, यानी त्रिभुज हम किसे कहते हैं, तो उसे हम जान लेते हैं। तो देखिए, त्रिभुज क्या होता है? 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति होता है, जिसमें क्या होती है? 3 भुजा होती है, 3 कोण होते हैं और उसके 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन हम लिख लेते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति। ठीक है, तो आइए इसका हम परिभाषा लिखते हैं। तो देखिए, त्रिभुज कहते किसे हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति एक त्रिभुज कहलाती है। एक त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, एक त्रिभुज कहलाती है जिसकी क्या होती हैं? जिसकी 3 भुजाएं ठीक है, 3 भुजाएं, 3 शीर्ष तथा 3 कोण होते हैं। 3 कोण होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता चला? त्रिभुज किसे कहेंगे? यानी कि 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति एक त्रिभुज कहलाती है, जिसकी क्या होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 3 कोण होते हैं। ठीक है, तो आइए हम इन्हें चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये ABC हमारा क्या है? एक त्रिभुज है। ABC क्या है? एक त्रिभुज है। तो इसमें हम बात करते हैं कि इसका भुजा क्या है। तो पहले हम भुजा देख लेते हैं, इसकी भुजा क्या क्या है। तो भुजा में हम लिखेंगे AB, फिर हो जाएगा BC और फिर AC। ठीक है, 3 भुजाएं हैं, एक AB हो गया, BC हो गया और फिर AC हो गया। ठीक है, तो ये हो गई 3 भुजाएं इसकी। अब आते हैं इसके शीर्ष, यानी कि 3 शीर्ष क्या हैं? 3 शीर्ष कौन कौन से हैं? देखिए, कहा गया ना 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। तो शीर्ष में हमारा आएगा A, B और C, यानी कोना लेना रहता है शीर्ष में। ठीक है, उसके कितने कोने हैं। फिर हो कोण, कितने एंगल हैं? इसमें 3 एंगल हैं। एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, तो एंगल A, एंगल B, एंगल C। तो 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 कोण इसके हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, यानी त्रिभुजों के प्रकार। तो देखिए, त्रिभुज के प्रकार हमको देखना है। तो त्रिभुज के प्रकार हम 2 तरीके से देख सकते हैं, एक कोण के आधार पे और दूसरा भुजा के आधार पे। तो सबसे पहला हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि कोण के आधार पे। पहला हम लिख लेते हैं कोण के आधार पे, कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पे हम चलते हैं। तो कोण के आधार पे हमारे कौन कौन से हैं त्रिभुज, उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर इसमें होता है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज क्या है? तो देखिए, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी कोण क्या हो? 90 डिग्री से कम हो। तो देखिए, हम बनाते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा कोण जो है वो 50 डिग्री का है, ये कोण जो हमारा है वो 60 का हो गया। अब दोनों का सम कितना हो गया? 110, बचा हमारा कितना? 70, यानी कि ये हो गया हमारा 70 डिग्री का। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि जो त्रिभुज हमारा होता है उसके एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये हमारा 50 है, ये 60 है, तो ये कितने का होगा? 70। तो देखिए, तीनों के तीनों कोण हमारे क्या है? 90 डिग्री से छोटे हैं, तो इसलिए हम इस कोण को क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, और दूसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तो आते हैं, देखिए, समकोण त्रिभुज को भी हम चित्र से देख लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज में क्या होगा हमारा? समकोण त्रिभुज में एक भुजा जो होता है वो हमारा 90 डिग्री का होता है। तो इसका नाम ए हम रख लेते हैं, बी और सी।
तो ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी कि जो एक कोण इसका होगा वो 90 डिग्री की क्या होगा, बराबर। तो कोण बी हमारा क्या है, यहाँ पे कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है। तो इसे हम कहेंगे कि कोण ये त्रिभुज ABC जो है वो एक समकोण त्रिभुज है। और देखिए समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी वाली भुजा होती है, जो सबसे लंबा भुजा होता है उसे हम बोलते हैं कर्ण, ठीक है। तो ये हमारा कर्ण हो गया। और जो लंब से लगी हुई रेखा होती है, यानी कि जिस पे ये लंब डाला जाता है उसको हम बोलते हैं आधार, आधार, ठीक है। और डाली गई ये रेखा जो होती है इसको हम बोलते हैं लंब, ठीक है। तो लंब हो गया, कर्ण हो गया, आधार। तो सबसे बड़ी वाली भुजा कौन सी होगी हमारी, कर्ण, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा हमारी होगी वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो दो कोण हो गया, दो त्रिभुज हो गए, न्यून कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तीसरा हमारा कौन सा त्रिभुज आता है, तो तीसरा हमारा होता है, अब तीसरा हमारा है अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो देखिए अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, इसको हम देखते हैं। तो अधिक कोण त्रिभुज का मतलब कि वह त्रिभुज जिसमें एक कोण उसका क्या हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो। तो इसको भी हम चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे मानिए कि हम ये कोण बना देते हैं, सॉरी, इसको हम बनाते हैं ऐसे कुछ। ये रहा हमारा एक त्रिभुज बन गया ABC, और इस वाले एंगल को हम ले लेते हैं 120, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, 30 20 50, और ये भी 30 हो गया, ठीक है। तो 30 30 60 और 120 180 हो गया। यानी कि देखिए इसमें हमारा कोण B जो है वो क्या है, 90 से बड़ा है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं जो हमारा कोण B है वो बड़ा है किससे, 90 डिग्री से। तो इसलिए इस त्रिभुज को हम कैसा कहेंगे, इस त्रिभुज को हम कहेंगे कि जो त्रिभुज ABC है वो अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है। यानी एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो ये रहा हमारा अधिक कोण त्रिभुज। अब हम आते हैं त्रिभुज के कोणों के आधार पे। तो हम देख लिए कि त्रिभुज के कोणों के आधार पे त्रिभुज हमारे 3 प्रकार के हो गए। अब भुजाओं के आधार पे देखिए, भुजाओं के आधार पे हमारे त्रिभुज कितने तरह के होंगे, भुजाओं के आधार पे हमारे त्रिभुज 3 तरह के। तो उसमें पहला हमारा क्या होता है, तो पहला सबसे पहले हम आते हैं विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। तो देखिए विषमबाहु त्रिभुज क्या कहते हैं, इसके नाम से ही हमें पता चला है कि विषम बाहु। विषम का मतलब कि जो बराबर न हो, बाहु का मतलब भुजा, और त्रिभुज तो देख ही रहे हैं, तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं वाली आकृति हमारी है। तो देखिए विषम बाहु है, जैसे मान लीजिए कि हम एक त्रिभुज ले लिए, ये त्रिभुज है, ये हो गया हमारा 3 का, ये हम ले लेते हैं 4, और ये हम ले लेते हैं 5 का। ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB वाली भुजा कितनी है, 3 की, AC वाली भुजा कितनी है, 4 की, और जो BC वाली भुजा है वो कितने की हो गई, 5 की। तो देखिए इसमें तीनों की तीनों भुजाएं जो हैं वो अलग अलग माप की हैं। तो इसलिए इस त्रिभुज को हम कैसा कहेंगे, विषम बाहु। यानी कि इसकी जितनी भुजाएं हैं वो सारे की सारी क्या हैं, अलग अलग हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। अब आते हैं दूसरा। दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा है समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु लिख लेते हैं पहले, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए समद्विबाहु क्या होता है, समद्विबाहु मतलब यहाँ से भी नाम से ही पता चल रहा है। देखिए सम का मतलब क्या होगा, समान, द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजा, और ये त्रिभुज है, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं क्या हों, बराबर हों। तो इसको हम लिख लेते हैं, जैसे देखिए अगर ये हम एक त्रिभुज ले रहे हैं ABC, ये एक हमारा त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें क्या है, AB वाली भुजा हमारी जो है वो BC के क्या है, बराबर है। इसको हम 90 डिग्री कर लेते हैं। तो यानी कि जो हमारा AB साइड है वो BC के बराबर है। ये AB जो हो गया वो BC के बराबर, यानी कि इसको अगर हम ले लेते हैं 4, और ये भी कितना हो गया हमारा 4, तो AB और BC दोनों क्या हो गए, बराबर बराबर। तो इसलिए इसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। जिसमें 2 भुजाएं बराबर होंगी उसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में एक चीज़ और हम जान लेते हैं। एक चीज़ होता है कि जो हमारे त्रिभुज होते हैं, जैसे समद्विबाहु है तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ठीक है। तो बराबर भुजा के सामने के जो कोण होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर। यानी कि इस वाली भुजा के सामने कौन सा हमारा कोण है, कोण C, और इस वाली भुजा के सामने कौन सा कोण है, A। तो कोण C जो होगा वो कोण A के बराबर होगा। ये इसका एक गुण है, याद रखिएगा। यानी बराबर भुजा के सामने का कोण जो होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब आते हैं हम समबाहु त्रिभुज। तो देखिए तीसरा क्या हमारा, समबाहु त्रिभुज।
तो आइए देखते हैं समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो देखिए इसके भी नाम से ही हमें पता चल रहा है। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा और त्रिभुज, ठीक है। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं क्या हों, बराबर हों। जैसे हम लिख लेते हैं, ये वाला बना लेते हैं। ये हो गई हमारी आकृति ए बी सी। ये वाली भुजा और इसको तीनों को हम कर लेते हैं बराबर। ये 4 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का और ये भी 4 सेंटीमीटर का। तो हम क्या कहेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं क्या हों, बराबर। यानी ए बी जो है वो बी सी के बराबर और बी सी जो है वो ए सी के, यानी कि तीनों आपस में क्या हैं, बराबर। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। देखिए इसके पहले वाले त्रिभुज में हम क्या कहें, यानी कि बराबर भुजा के सामने वाले कोण क्या होंगे, बराबर। यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, तो इस भुजा के सामने हमारा कौन सा कोण है, कोण सी। इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, कोण बी। तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। उसी तरह से ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो इसके सामने कौन सा कोण है, ये, और इसके सामने कौन सा कोण है, बी। तो बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, इसलिए हम इसमें कहेंगे कि जो हमारा कोण ए बी सी तीनों के तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया समबाहु त्रिभुज का गुण, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट इसमें है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सारे कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर, तो भुजा के सामने के कोण जो होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर, ठीक है। तो ये हो गई हमारे कोण के और भुजा के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। अब देखिए आते हैं हम लिख लेते हैं यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी वाला। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। 180 होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज जो है उसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है। यानी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण जो होगा वो 60 डिग्री का होगा, ये प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। ये भी एक पॉइंट है, याद रखिएगा। क्योंकि सभी कोण बराबर हैं तो सभी को हम जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। कोण ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। चूँकि ए बी सी तीनों आपस में बराबर हैं, तो मान अगर x है, ये x और ये x, तो 3x बराबर 180, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। यानी प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। अब आइए हम आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है त्रिभुजों की सर्वांग समता, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी हमको इसी को पढ़ना है, ठीक है। त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता, तो देखिए सर्वांग समता हम किसे कहेंगे, इसको पहले हम समझ लेते हैं कि सर्वांग समता है क्या आखिर में। तो देखिए जब भी हम लोग फ़ोटो हम लेने जाते हैं या फ़ोटो खिंचवाते हैं तो क्या होता है, जो हमको फ़ोटो मिलता है उसकी दोनों, जैसे दो हम फ़ोटो ले रहे हैं और दोनों की प्रतियां क्या होती हैं, एकदम सेम होती हैं। यानी एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एक दूसरे को वो क्या कर लेते हैं, पूरी तरह से ढक लेती हैं। तो वो क्या हो गया हमारा सर्वांग सम। अब बैंक से हम ATM लेते हैं तो 2 ATM अगर हैं तो उनकी भी क्या होगी, शेप और साइज़ दोनों क्या होती है, एकदम सेम। यानी एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को ढक लेंगे। एक ही वर्ष के अगर सिक्के हैं, अगर उनको हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को ढक लेंगे। तो उसे भी हम क्या कहेंगे, सर्वांग सम आकृति है, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, दैनिक जीवन में जो हमारे आमने सामने हम देखते हैं, हम अपने मम्मी की चूड़ियाँ ले लेते हैं, तो 2 अगर चूड़ियाँ हैं और दोनों को क्या करें, हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, पूरी तरह से कवर कर लेती हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, सर्वांग सम आकृति है, ठीक है। तो क्या पता चला हमें सर्वांग समता का मतलब, कि ऐसी आकृति जिनका शेप और साइज़ क्या हो, बिल्कुल बराबर हो, ठीक है। यानी कि अगर हम एक वस्तु को उसकी दूसरी वस्तु को उसके ऊपर रखते हैं तो वो पूरी तरह से ढक जाती है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं सर्वांग सम आकृति। तो सबसे पहले हम इसको लिखने से पहले एक चीज़ हम लिख लेते हैं, सर्वांग सम आकृति, ठीक है। सर्वांग सम आकृतियाँ किसे कहेंगे, सर्वांग सम आकृति। तो सर्वांग सम आकृति किसे कहेंगे, तो लिख लेते हैं वे आकृतियाँ, ठीक है, वे आकृतियाँ जिनके समान
समान आकार तथा समान माप हो। ठीक है, समान माप है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि उनका जो शेप साइज़ होगा, शेप एंड साइज इक्वल होगा। ठीक है, इज़ इक्वल। शेप और साइज़ दोनों क्या होती हैं? एक ही त्रिज्या की अगर हम दो वृत्त खींचें तो उन दोनों वृत्तों को हम क्या कहेंगे? सर्वांगसम आकृति कहेंगे। ठीक है, हमने चूड़ी का एग्जाम्पल लिया, वो भी क्या है? सर्वांगसम। देखिए यहाँ पे पेन हम लिए हैं, इस पेन के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये दोनों पेन, इनका कलर बस चेंज है, कलर से हमको कोई मतलब नहीं है। तो देखिए इन दोनों का शेप और साइज़ दोनों क्या है? एकदम इक्वल है। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये दोनों एक दूसरे की मतलब ये आकृतियाँ कैसी हैं? सर्वांगसम आकृति हैं। ठीक है, तो इसी को हम कह रहे हैं कि जिनका शेप और साइज़ दोनों क्या है? एकदम बराबर, तो वो होती हैं हमारी सर्वांगसम आकृतियाँ। अब आते हैं हम ये त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए त्रिभुजों की सर्वांग समता में हम क्या पढ़ेंगे? यही हेडिंग है हमारी। ठीक है, इसी पे हम ये वाला लिखने जा रहे हैं। तो देखिए त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है? तो वे त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं और संगत कोण भी क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर हैं। तो लिख लेते हैं वे त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं और संगत कोण एक दूसरे के क्या हों? बराबर हों। एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, आकृति से हम देख लेते। तो देखिए वे त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं और संगत कोण एक दूसरे के बराबर हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वांगसम आकृति कहेंगे, सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे। जैसे देखिए हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक हमारा त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज हो गया। इसको हम मान लेते हैं कि हमारा है 5 सेंटीमीटर का, ये है 4 सेंटीमीटर का और ये है 4.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसी तरह से एक हमारा और त्रिभुज आ जाता है जिसका हम नाम लेते हैं PQR। ठीक है, इसे हम कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर का और ये हो गया 4 सेंटीमीटर का और इसे हम कर लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर का। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों आकृतियाँ सर्वांगसम हैं। कैसे होंगी? देखिए यहाँ पे 4, यहाँ भी क्या है? 4, ये 5, ये 5, ये 4.5, ये भी क्या है? 4.5। तो हमको दिख रहा है कि इसकी एक भुजा इस त्रिभुज की दूसरी इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा जो है इस वाली भुजा के बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे कैसे? सबसे पहली बात तो ये है कि इधर उधर करके दी हुई भुजाएं, तो इनको हमको ऐसे ही नहीं लिख देना है, इनका क्रम बहुत ज़रूरी है। इनके क्रम में ही बड़ा कन्फ्यूज़न होता है और बड़ी गलतियाँ होती हैं। तो देखिए ये 4 वाली भुजा, यानी कि हम पहले कौन सा त्रिभुज लेने जाते हैं? जिधर से लेंगे उसमें इसमें भी उसी तरह से लेना पड़ेगा। तो इसमें हम मान लीजिए ले लेते हैं त्रिभुज ACB। अगर हम इधर से ACB ले रहे हैं तो इधर से हम कौन सा लेंगे? यानी 4 वाली भुजा की साइड से लिया ना, यानी कि इस साइड से ACB। तो हम यहाँ से लेंगे RPACB ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए तो इसे हम क्या कर लें? इधर से अगर हम लेते हैं ABC, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज A हो गया, फिर B और फिर C। तो इधर से हम क्या लेंगे? यानी कि देखिए 4.5 से हम चल रहे हैं तो यहाँ से भी हम लेना शुरू करेंगे PQR। देखिए 4.5 पे आए, फिर 5 पे, फिर 4 पे गए। तो इधर से हम क्या करेंगे? P लेंगे 4.5 पे, फिर QR लेंगे तो 5, फिर 4। तो ये हो गया त्रिभुज PQR। अब चूँकि दोनों सर्वांगसम है तो देखिए सर्वांगसम का सिंबल होता है इक्वल का साइन लगाना और ऊपर से ऐसा। तो ये हो गया हमारा कैसा? सर्वांगसम आकृति। यानी हम कहेंगे कि जो हमारा ABC त्रिभुज है वो PQR के क्या है? सर्वांगसम है। ठीक है, तो ये रहा हमारे संगत भुजा के आधार पे। अब हम कोण के आधार पे देख ले। ठीक है, तो भुजाएं बराबर हो गई तो हम कर लिए क्या? इसको लिखें। देखिए ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं तो इन मतलब सर्वांगसम है। तो इसमें हम क्या दिखाए हैं कि जो हमारा AB पार्ट है वो बराबर है किसके? PQ के। तो यहाँ लिखते हैं AB बराबर है PQ के और दोनों कितने हैं? 4.5। फिर देखिए
यहाँ से हमारा जो बी सी है वो बराबर है क्यू आर के, तो बी सी को हम बराबर कर लेते हैं क्यू आर के, और दोनों कितने हैं 5 सेंटीमीटर के। अब देखिए यहाँ से ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब हम आते हैं ए सी पर, तो ए सी कितना हमारा, ए सी जो है वो पी आर पी के क्या है बराबर है। देखिए ए सी तो किसके बराबर है, पी आर के, ठीक है। और ये कितने का हमारा है 4 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया त्रिभुज सर्वांगसम, यानी कि इनकी भुजाएं क्या हो गई बराबर। देखिए इनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, त्रिभुज क्या है सर्वांगसम है। और तो देखिए जब त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उनकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और उनके संगत कोण भी क्या होंगे बराबर। तो कोण ए का संगत कोण क्या हो जाएगा पी। देखिए ये वाला, ये कोण ए जो है ना वो पी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम कर लेंगे कोण ए बराबर होगा कोण पी के, कोण बी जो होगा वो बराबर होगा कोण क्यू के, तो यहाँ कोण बी बराबर कोण क्यू के, और कोण सी जो होगा वो बराबर होगा कोण आर के। तो हो गया ना ये हमारा परिभाषा। देखिए त्रिभुज जिनके संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हों। तो देखिए संगत भुजाएं यानी कि ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर हो गया, तो संगत भुजाएं हुई ना संगत भुजा, और संगत कोण यानी कि इसमें का ए जो है वो पी के बराबर, बी जो है वो क्यू के बराबर, और सी जो है वो आर के बराबर। तो संगत भुजा बराबर और संगत कोण बराबर, तो त्रिभुज कैसा हो गया सर्वांगसम, ठीक है। तो ये रहा हमारा। तो देखिए सर्वांग समता के लिए ना एक होता है हमारा जिसे हम CP/CT कहते हैं, यानी कि हम उसे बोलते हैं कि सर्वांगसम जो सर्वांगसम त्रिभुज हैं उनके संगत भाग क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ हम नोट करके लिख लेते हैं ना, हो तो इतने में हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो नोट में हम करके लिख लेते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों में सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत कोण संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके संगत भाग जो भी रहेंगे वो बराबर होंगे, कोण या भुजा सभी क्या होंगे बराबर होंगे, जिसे हम संक्षिप्त में क्या लिखते हैं, यानी कि उसको हम संक्षिप्त में इंग्लिश में लिख देते हैं बाय CP/CT, ठीक है। यानी कि CP/CT फुल फॉर्म क्या हो जाएगा कंग्रुएंट पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होंगे कब, यदि त्रिभुज क्या है सर्वांगसम। अब देखिए जो दोस्तों, अब हम लिखते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के लिए क्या कसौटियाँ होती हैं, तो उनको हम बस लिख लेते हैं, प्रूफ हम अगले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए सर्वांगसम त्रिभुज हैं उनकी कसौटियाँ क्या होती हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे त्रिभुज, ठीक है, यानी त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए कसौटियाँ ठीक है, यानी कि क्या कसौटियाँ होती हैं उनको, ठीक है। तो त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए कसौटियाँ, तो आइए सबसे पहला हम देखते हैं कि क्या कसौटी होगी कि त्रिभुज हमारा क्या होगा सर्वांगसम। तो सबसे पहला हमारा होता है पहला कसौटी साइड, ठीक है, यानी किसी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज को हम क्या कहेंगे समरूप, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज यहाँ लिख लेते हैं इसका, ऐसा त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं क्या हों बराबर, जिनकी सभी भुजा बराबर हों, सभी भुजाएं बराबर हों, ठीक है। यानी कि अगर दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज में उनकी प्रत्येक भुजा यानी कि पहले वाले त्रिभुज की भुजा दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा के बराबर हो, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए कि हम ABC ले रहे हैं, ABC, और इधर से हमारा हो गया PQR। अगर ये हमारा A साइड है और इधर से हमारा A साइड है, ये B साइड है, ये B साइड है, और ये C साइड है, ये C साइड है, तो हम क्या कहेंगे कि यानी कि जो हमारा त्रिभुज ABC है वो क्या है सर्वांगसम है किसके त्रिभुज PQR के। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें का AB जो है
इस त्रिभुज के पी क्यू के बराबर है, इस त्रिभुज का बी सी जो है इस त्रिभुज के क्यू आर के बराबर है, इस त्रिभुज का ए सी जो है वो पी आर के बराबर है। तो इसे हम क्या कहेंगे, साइड 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 के बेस पे त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। ठीक है, इसकी दूसरी कसौटी क्या है, तो देखिए दूसरी कसौटी में है साइड एंगल साइड। तो क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं और उसका एक संगत कोण बराबर हो उसे हम क्या क्या कहेंगे, सर्वांगसम। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक हो गया त्रिभुज हमारा ए बी सी और ये त्रिभुज हो गया एक पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं ये 4 का है और इसको हम मान लेते हैं कि ये 5 का है। तो इधर से ये 4 और ये हो गया हमारा 5 और इसके बीच का एंगल हम ले लेते हैं 60 डिग्री और यहाँ भी हमारा है 60 डिग्री का। तो देखिए ए बी भुजा पी क्यू भुजा के बराबर, बी सी भुजा क्यू आर भुजा के बराबर और कोण बी जो है वो क्यू के बराबर। तो हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज हमारा ए बी सी जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। क्रम से ले रहे हैं, देखिए ए बी सी, तो यहाँ पी क्यू क्यू आर। ठीक है, तो किस बेस पे हुआ है, देखिए ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ये वाली साइड इस साइड के बराबर और इन दोनों के बीच में क्या हमारा कोण जो है वो बराबर हो रहा है इस वाले कोण के। तो ये हो गया हमारा साइड एंगल साइड, यानी कि दो भुजाएं और उनसे लगा हुआ कोण अगर बराबर है तो त्रिभुज क्या माना जाएगा, सर्वांगसम। तीसरी कसौटी देखिए इसकी क्या है, तीसरी कसौटी है एंगल साइड एंगल। ठीक है, यानी कि दो संगत को दो कोण और एक भुजा। ठीक है, यानी कि दो कोण बराबर हैं और उनसे लगी हुई एक भुजा। इसको भी हम चित्र के माध्यम से देख लेते हैं, ए बी सी और ये हो गया हमारा पी क्यू आर। तो देखिए इसको हम ले लेते हैं 50 डिग्री और इसको हम ले लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, 50 और ये हो गया हमारा 60। ठीक है, तो ये कितने का हो जाएगा, 70 और ये भी कितने का होगा, 70। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका काम नहीं है। और इसको हम मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर का है, ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर का। तो देखिए यहाँ पे यानी कि कोण ए जो है वो पी के बराबर, कोण बी जो है वो क्यू के बराबर और ए बी साइड जो है वो पी क्यू के बराबर। ठीक है, तो देखिए क्या आया हमको, एंगल साइड और फिर एंगल आ रहा है। ठीक है, इसको हम या फिर दूसरे तरीके से बताएं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए ये एंगल है और चलिए ठीक है, तो एंगल साइड एंगल, तो इसे हम बोलेंगे एंगल साइड एंगल से, यानी कि दो कोण और एक भुजा बराबर, तो त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। तीसरा हमारा है चौथा, तो देखिए साइड 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 एंगल साइड एंगल और चौथा हमारा है एंगल एंगल साइड। ठीक है, यानी कि दो कोण और एक भुजा बराबर हो, लेकिन दो लगातार वाले कोण और एक भुजा मतलब उससे लगा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या था, दो कोण जो बराबर होंगे उनसे लगी हुई भुजा होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या कहा गया है, दो कोण बराबर हो और एक भुजा जो उससे ना लगा हुआ हो वो बराबर हो। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया हमारा ए बी सी, ये हो गया हमारा पी क्यू आर। तो देखिए इसको हम मान लेते हैं कि है 120 और इसको हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये, इसको हम ले लेते हैं 30 डिग्री का और इसे हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर और ये भी हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। तो देखिए 120 30 यानी कि दो कोण बराबर और एक ठो भुजा बराबर जो इससे लगा हुआ नहीं है। तो इसे हम बोलेंगे कि त्रिभुज जो हमारा ए बी सी है वो सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। किस बेस पे हुआ है, एंगल एंगल साइड। ठीक है, एंगल एंगल साइड के बेस पे हो गया है। अब पांचवा है लास्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट है, समकोण त्रिभुज में हम लोग लगाते हैं। तो देखिए पांचवा में हमारा है 5 नंबर, जिसे हम बोलते हैं RHS। RHS का मतलब क्या होता है, R का मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी कि ये राइट एंगल। H का मतलब हाइपोटेनियस, तो यानी कि समकोण है, कर्ण है और एक भुजा इसकी। तो RHS राइट एंगल, हाइपोटेनियस और ये साइड। तो ये होता है हमारे समकोण त्रिभुज में। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया हमारा ABC, ये क्या है 90 डिग्री का। फिर यहाँ पे हमारा हो गया है
पी क्यू आर, ये भी क्या है 90 डिग्री का। तो देखिए इसमें क्या हो गया, ये 90 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का है। इसको हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा है वो 13 का है, 13 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको हम लेते हैं 5 सेंटीमीटर और ये भी हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। तो देखिए एक राइट एंगल हमको मिल गया 90, एक हाइपोटेनियस इसमें का और इसमें का हाइपोटेनियस बराबर, और साइड दोनों की क्या हो गई बराबर। तो त्रिभुज को क्या कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। किस बेस पे कहेंगे, RHS, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटियाँ कुछ, ठीक है। यानी कि त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटियाँ कितनी हो गई, 5। कौन कौन सी हुई हैं, साइड साइड साइड, यानी कि तीनों भुजा अगर दो त्रिभुज हैं और दोनों में मतलब उनकी सारी भुजाएं परस्पर बराबर हैं तो उसे हम बोलेंगे त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। अगर दो त्रिभुज जिनकी दो संगत भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो तो त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, सर्वांगसम बोलेंगे। या फिर दो कोण और उनके बीच की एक भुजा बराबर है तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। या फिर दो कोण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो तो सर्वांगसम बोलेंगे, या फिर RHS के नियम से, ठीक है। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन क्लास। अब आगे वाले क्लास में हम जो भी प्रमेय है, थ्योरम